जी कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 65 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक चल रहा है हमारा। आज के लेक्चर में हमने बहुत आसान टॉपिक आज हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने हैं जो प्रीवियस लर्निंग ऑब्जेक्टिव के थे, और फिर इसके बाद एक ही नया कंसेप्ट, पार्टीज टू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कितनी पार्टीज होती है, सिंपल कंसेप्ट है। आज कोई टेक्निकल चीज़ हमने नहीं करनी, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लें। प्रीवियस लेक्चर में से कुछ ना कुछ पूछ लिया करें, खुदा का खौफ करें। कोई क्वेश्चन है? हाँ पूछिए शब्द। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था अगर एडिक्वेट कंसीडरेशन ना भी हो तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। होल्डर इन ड्यू कोर्स में है कि कंसीडरेशन होनी चाहिए, एडिक्वेट लिखा हुआ है। फोकस कंसीडरेशन के ऊपर ही है, कंसीडरेशन होनी चाहिए, ठीक है, कंसीडरेशन होनी चाहिए वो जी। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के केस में होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में फर्क होगा, बिल्कुल हो सकता है। होल्डर वो होगा जैसे ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हमने लिखा, अली भाई के पे टू अली, ये अली भाई को दिया, ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। अली भाई होल्डर इन ड्यू कोर्स है, ठीक है। अली भाई ने से ये गुम हो गया, बशीर भाई को मिला, बशीर भाई ने इंस्ट्रूमेंट उठाया और इसके ऊपर जाली इंडोर्समेंट कर दी, यानी अपना नाम लिखा बशीर और साइन कर दिए अली भाई के। अब बशीर भाई कौन है? हालांकि इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर है लेकिन वो होल्डर है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। क्लियर जी, शाबाश। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है। पेमेंट टू फॉर सिग्नेचर, हाँ। बैंक आपको पता है कि जब कभी आप अकाउंट खुलवाते हैं ना, बैंक आपसे सिग्नेचर लेता है, स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड होता है, उसके ऊपर आपसे सिग्नेचर लेता है। सिग्नेचर किस लिए करवाता है? ताकि जब बाद में आपके चेक आए ना, चेक, तो वो साइन मैच कर ले, जिससे पता चल जाए कि वाकई आपने चेक लिखा है कि किसी और ने तो नहीं लिख दिया। ये स्पेसिमेन सिग्नेचर। अगर चेक इशू किया गया लेकिन उसके ऊपर अकाउंट होल्डर के सिग्नेचर जाली थे, अकाउंट होल्डर के सिग्नेचर जाली थे, तो बैंक ने पेमेंट कर दी, क्या ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स है? नहीं है, ये बैंक की नेग्लिजेंस है। बैंक को चाहिए था सिग्नेचर मैच करता, और सिग्नेचर मैच करने से उसे पता चल जाता फेक। बैंक अगर फॉर सिग्नेचर पे चेक की पेमेंट कर देता है तो ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं है, बैंक स्टिल लायबल है ट्रू ओनर को। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, अगर चेक तो है, इसमें अकाउंट होल्डर के सिग्नेचर फॉर्ज्ड नहीं है, वो जेन्युइन है, लेकिन जो इंडोर्सर है उसके सिग्नेचर जाली हैं, फिर ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स है। क्योंकि बैंक के पास स्पेसिमेन सिग्नेचर होते हैं अकाउंट होल्डर के, इंडोर्सर के स्पेसिमेन सिग्नेचर नहीं होते, ठीक है। वो उसके साइन को मैच करने का लायबल नहीं है। तो बैंक के पास जब ये पेमेंट आएगी चेक की, तो बैंक किसके साइन देखेगा? इंडोर्सर के अकाउंट होल्डर के दोनों के? सिर्फ अकाउंट होल्डर के, ठीक है। शाबाश। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है? मैं भाई क्यों खड़े हैं आप? क्यों खड़े? असाइनमेंट नहीं करके आए थे? शुक्र है सच निकला आपके मुंह से, बैठ जाए, वरना कहते हैं सर आपने खड़ा किया था, जैसे मैंने बिलावजी खड़ा कर दिया था। सर हाँ क्यों खड़े हैं आप? असाइनमेंट क्यों नहीं करके आए? खड़े रहे, अरे को थोड़ी बैठा दूंगा मैं। ये पीछे चले जाए, बाकी पीछे बैठे हुए ना, उनको प्रॉब्लम होती होगी क्वेश्चन डिस्कस करने का प्रॉब्लम। चलो पीछे जाए, कल से असाइनमेंट करके आएंगे, कल से असाइनमेंट करके आएंगे, पता नहीं, चलो बैठ कर इसको कोने में कर दे, कोने में कर दे। कल से असाइनमेंट करके आएंगे, असाइनमेंट करके आएंगे भाई, कल से असाइनमेंट करके आएंगे। कैमरे की तरफ मुंह करके वादा करें, कल से मैं असाइनमेंट करके आऊँ, जल्दी कर। हाँ, और बैठ जाए, वादा किया आपने, बैठ जाए, बैठ जाए भाई, बैठ जाए। और कल आप खास तौर पे आप अगर आप असाइनमेंट ना करके आए तो मेरे आने का इंतजार नहीं करना। जैसे मैं आपसे कहूँ ना, जिसने असाइनमेंट नहीं की खड़े हो जाए तो फौरन खड़े हो जाना। छुप के बैठे रहते हैं, सर आके पकड़ेंगे फिर हम खड़े होंगे, वरना नहीं खड़े, टाइम जाया करते। बैठ जा जी। क्वेश्चन अभी आपको असाइनमेंट दी थी, क्वेश्चन 7 से 14 तक क्वेश्चन थे। अच्छा, इसमें हर क्वेश्चन को ध्यान से आपने करना है। इसमें सारी पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं, रूल्स जो अभी तक हमने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पढ़े हैं वो सारे अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं, ये आपने खास तौर से देखना है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक एक क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ के सॉल्व करना। शुरू में ये प्रैक्टिस जरूरी होती है, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ प्रोविजंस ऐसी होती हैं वो मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो शुरू में प्रैक्टिस करना जरूरी होती है कि कौन सी चीज प्रोमिसरी नोट के ऊपर एप्लीकेबल है, कौन सी बिल ऑफ एक्सचेंज और कौन सी चेक के ऊपर।
7. Under the provisions of Negotiable Instrument Act 1881, briefly describe the term negotiation and endorsement. Negotiation and endorsement. अब मेरे ख्याल में तो दोनों एक ही टर्म है जी भाई, negotiation और एक ही टर्म है कि डिफरेंट है? बताइए, negotiation किसे कहते हैं? If an instrument is negotiated, it is called negotiation. If an instrument is endorsed, it is called endorsement. कौन ला पढ़ा गया ये? मैंने तो नहीं ऐसे पढ़ाया. हाँ. If an instrument is transferred from one person to another person to make him holder of the instrument, तो ये होता है endorsement. ये सॉरी होता है negotiation. Negotiation दो तरह से हो सकती है. बेयर इंस्ट्रूमेंट की negotiation किसी और तरीके से, और लिंक की किसी और तरीके से. बेयर की कैसे negotiation होती है? डिलीवरी. और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की कैसे होती है? इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी. इंडोर्समेंट का मतलब क्या है? राइटिंग द नेम ऑफ अदर पार्टी ऑन इंस्ट्रूमेंट. और अगर ब्लैंक है तो साइन करना विदाउट मेंशनिंग नेम. ठीक है, तो निगोशिएशन में और इंडोर्समेंट में फर्क है. आप यूं कह सकते हैं कि इंडोर्समेंट निगोशिएशन की एक टाइप है, एक टाइप है, यूं कह सकते हैं समझने के लिए. तो निगोशिएशन और इंडोर्समेंट में फर्क पता ना? चलिए, वो इसमें रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, छापा मारना है आपने. 8. ए बिल इज पे. बिल से मुराद क्या है? प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज के चेक. बिल से मुराद बिल ऑफ एक्सचेंज है, और नोट से मुराद एक क्वेश्चन में से कह दिया बिल एंड नोट. स्टूडेंट कहेगा सर आपने ना बिल बताया ना नोट, ये तो 5 टाइप्स हो गई. तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की 5 टाइप्स है कि 3 है? तो जब बिल बोलेगा तो बिल बोले तो मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज, और नोट बोले तो प्रोमिसरी नोट. तो बिल इज पेएबल टू ऑर्डर ऑफ इमरान, यानी बिल पेएबल है इमरान और ऑर्डर. ठीक है. इमरान साइंस ऑन द बैक ऑफ द बिल एंड डज नॉट स्पेसिफाई द नेम ऑफ इंडोर्सी. इमरान ने बैक में साइन कर दिए और इंडोर्सी का नाम मेंशन नहीं किया. अच्छा, बैक पे साइन किया या फ्रंट पे फेस पे किया या साथ अटैच पेपर पे किया, फर्क पड़ता है? कोई सारे वैलिड है. एंड डिलीवर्स इट टू सलीम. नाम नहीं लिखा, सिर्फ साइन किए और सलीम को दे दिया. ये क्या इंडोर्समेंट? ये ब्लैंक कहलाती है या जनरल इंडोर्समेंट कहलाती है. कहता है व्हाट इज दिस टाइप ऑफ इंडोर्समेंट? ब्लैंक और जनरल इंडोर्समेंट. क्यों ब्लैंक का जनरल इंडोर्समेंट क्यों है? क्योंकि नेम स्पेसिफाई नहीं किया हुआ. ठीक है. एंड व्हाट इज इट्स इफेक्ट? और इसका इफेक्ट क्या है? पेएबल टू बेरर है. ये आगे फर्दर, अब आपको इसको फर्दर हर दफा साइन करने की जरूरत नहीं है, इंडोर्स करते जाए, ये इंडोर्स होती जाएगी. जिस बंदे ने पेमेंट वसूल करनी है वो अपना नाम लिख दे, वो इंडोर्स ही बन जाएगा. तो ब्लैंक इंडोर्समेंट का या जनरल इंडोर्समेंट का इफेक्ट क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट बेयर इंस्ट्रूमेंट बन जाता है. ठीक है. अच्छा, इसको दोबारा ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बनाना हो तो क्या करें? शाबाश. क्वेश्चन 9. ए बिल इज पेएबल. बिल से मुराद क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज. ए बिल इज पेएबल टू द ऑर्डर ऑफ कामरान. कामरान के ऑर्डर पे पेएबल. कामरान साइंस ऑन द बैक ऑफ द बिल विद वर्ड्स पे टू बिलाल और ऑर्डर. साइन किया, साथ में बिलाल का नाम भी लिख दिया, बिलाल का नाम भी, एंड डिलीवर्स इट टू बिलाल, और बिलाल को डिलीवर भी कर दिया. ये हुई इंडोर्समेंट और ये हुई डिलीवरी. निगोशिएशन कंप्लीट. निगोशिएशन कंप्लीट, क्योंकि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था ना. ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की आपने निगोशिएशन करनी है तो दोनों काम हो गए. व्हाट इज दिस टाइप ऑफ इंडोर्समेंट? फुल इंडोर्समेंट, या इसे क्या कहते थे? स्पेशल इंडोर्समेंट. फुल इंडोर्समेंट या स्पेशल. व्हाट इज इट्स इफेक्ट? इसका इफेक्ट क्या है? क्या ये भी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट अब बेयर इंस्ट्रूमेंट बन जाता है? बेयर इंस्ट्रूमेंट नहीं बनता, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ही रहता है. बल्कि अब इसका इफेक्ट क्या हुआ फिर? अब ये पेएबल टू कामरान है कि पेएबल टू बिलाल है? ये पेएबल टू बिलाल है. अब ये कामरान को पे नहीं होगा, किसको पे होगा? बिलाल को पेएबल होगा. और बिलाल अगर चाहे तो फर्दर इंडोर्स कर सकता है कि नहीं? कर सकता है. बिलाल अगर चाहे तो अगर बिलाल फर्दर इंडोर्स करना चाहता है तो क्या करेगा? सिग्नेचर करने पड़ेंगे उसे. नाम साथ में, सिग्नेचर के साथ इंडोर्स में वर्ड लिखना लाजमी है कि नहीं? कोई लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकता. अगर बिलाल के साथ आगे कासिम वर्ड्स लिख देता है तो उसका मतलब है अब ये कासिम को पेएबल है, ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है रहा. और अगर सिर्फ साइन करता है, नाम नहीं लिखता, किसी को भी पेएबल हो सकता है, और वो बेयर इंस्ट्रूमेंट बन गया. 9 में कोई प्रॉब्लम? 10. अंडर द प्रोविजंस ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डिफाइन होल्डर इन ड्यू कोर्स. निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के मुताबिक बताइए होल्डर इन ड्यू कोर्स. ये भाई मुझे बताएंगे. होल्डर इन ड्यू कोर्स 2 थी कंडीशन इसकी, 5 थी के 4 थी?
होल्डर इन ड्यू कोर्स है, चार थी, बताइए कौन कौन सी? बिफोर पेमेंट बिफोर मेच्योरिटी के डिलीवरी बिफोर मेच्योरिटी, होल्डर इन ड्यू कोर्स है, डिलीवरी बिफोर मेच्योरिटी होनी चाहिए, यानी ट्रांसफर बिफोर मेच्योरिटी हो। ये बिफोर और आफ्टर की कहानी पड़ी थी ना, पेमेंट होनी चाहिए आफ्टर मेच्योरिटी और डिलीवरी होनी चाहिए बिफोर मेच्योरिटी। शाबाश। इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन, इन गुड फेथ अलहदा हो गया, फॉर कंसिडरेशन। कंप्लीट एंड रेगुलर, पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये तो पेमेंट का है, होल्डर का है, होल्डर की डेफिनेशन में था। कंप्लीट एंड रेगुलर नहीं, ये मिक्स हो गया एंड में जाके, शुरू में सही बता रहा था अच्छा वाला, एंड में मिक्स हो गया। होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स बताइए कंडीशंस, मुझे पता नहीं लग रहा है 5 थे, बताइए कौन। अच्छा पहली वाली के ना 2 हिस्से किए थे अगर आपको याद हो तो, हाँ बताइए। हाँ शाबाश शाबाश, बताए बता मेरा भाई बता। हाँ? एक मिनट, क्या? एडिक्वेट कंसिडरेशन बिफोर रिसीव्ड बिफोर मैच्योरिटी, इन गुड फेथ, रेगुलर एंड कंप्लीट, बस हो गए। अच्छा चले ठीक है ठीक है ठीक है। क्वेश्चन 11, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म होल्डर, होल्डर इन ड्यू कोर्स एंड पेमेंट इन ड्यू कोर्स? जो तीनों को डिफाइन करेगा, जो तीनों को डिफाइन करेगा, पहला दूसरा, अच्छा जो असाइनमेंट नहीं करके आया वो बताएगा। शाबाश शाबाश बता, शाबाश, बैठ के बता दो, इजी हो गया, कोई मसला नहीं। होल्डर, होल्डर की डेफिनेशन, अच्छा 80% तक भी एक्यूरेसी लेवल हुआ ना तो उसे ठीक समझा जाएगा। ठीक, पहले किसकी डेफिनेशन हेडिंग तो बताए, होल्डर। हाँ जी, हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव पेमेंट, हो गया ला खत्म। पहले बताइए डेफिनेशन किसकी बता रहे हैं? होल्डर, पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, एंटाइटल्ड टू रिसीव पेमेंट, ठीक है। और होल्डर इन ड्यू कोर्स की डेफिनेशन, पहला पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ओके 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 ठीक है। कंप्लीट एंड रेगुलर, एडिक्वेट कंसिडरेशन, एक्टेड इन गुड फेथ, बिफोर मैच्योरिटी, ठीक है मेरा हाल हो गया वहां, ठीक है। और पेमेंट इन ड्यू कोर्स, अब पेमेंट इन ड्यू कोर्स खास तौर पे समझ, एक भी गलत हो गया ना प्राइस नहीं मिलना, जाहिर है तीनों का है नहीं, यानी अगर पेमेंट इन ड्यू कोर्स की डेफिनेशन गलत हो गई तो फिर नहीं प्राइस मिलेगा। बाकी 20% का मार्जिन दिया हुआ, एक्टेड इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस, ऑन और आफ्टर मैच्योरिटी, पेमेंट इन मनी ओनली, एज पर टेन्योर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है शाबाश शाबाश। 11 आगे चलते हैं। क्वेश्चन 12, अच्छा ये केस स्टडी, ये अच्छी केस स्टडी है। क्या कह रहे भाई? अच्छा, स्टेट वेदर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द पर्सन अल्टीमेटली रिसीविंग द इंस्ट्रूमेंट इज होल्डर इन ड्यू केस और नॉट। हमने बताना है कि जो अल्टीमेटली पर्सन रिसीव कर सकता है, कर रहा है, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है कि नहीं है, अल्टीमेटली आखिरी बंदा। लेकिन हम साथ साथ डिसीजन करते जाएंगे बाकी मिडल पार्टीज के भी। कामरान बाउड गुड्स फ्रॉम दाऊद ऑन 15 जनवरी एंड पेड हिम बाय ए बेरर चेक डेटेड 25 जनवरी। 15 जनवरी को चीजें दी और 25 जनवरी का चेक दिया। चेक 15 जनवरी को दिया, कौन सी डेट डाल के? इसको पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं कि स्टेल चेक कहते हैं? पोस्ट डेटेड, शाबाश। देन दाऊद गेव द सेम चेक टू वकास फॉर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब देखें, ये कामरान ने चेक दिया दाऊद को, दाऊद होल्डर था, होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स रिसीव्ड इन गुड फेथ फॉर कंसीडरेशन। दाऊद ने ये चेक फिर वकास को दिया फॉर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। वकास होल्डर है या होल्डर इन ड्यू कोर्स? वकास होल्डर इन ड्यू कोर्स है क्योंकि इसने इन गुड फेथ फॉर कंसीडरेशन इसको रिसीव किया। क्लियर? सेकंड, कमाल ट्रांसफर्ड ए बिल ऑफ एक्सचेंज टू जमाल फॉर गुड परचेज्ड 1 डे आफ्टर इट्स मैच्योरिटी। अच्छा, 1 डे आफ्टर इट्स मैच्योरिटी में आपने देखना है कि पेमेंट हुई है कि ट्रांसफर हुआ है। यहां पे आप देखिए ट्रांसफर हुआ है बिल ऑफ एक्सचेंज, तो ट्रांसफर का रूल है कि मैच्योरिटी से पहले होना चाहिए, पेमेंट का रूल है मैच्योरिटी के बाद होना चाहिए। अब ये ट्रांसफर हुआ मैच्योरिटी के बाद, तो जमाल होल्डर है या होल्डर इन ड्यू कोर्स? होल्डर है, शाबाश। थर्ड, अनम रिसीव्ड, क्लियर हो गया? सेकंड, अनम रिसीव्ड ए बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफर टू हर बाय हर ब्रदर एज गिफ्ट। अनम कौन है?
और क्यों होल्डर क्यों है? क्योंकि गिव विदाउट कंसिडरेशन रिसीव हुआ है, तो विदाउट कंसिडरेशन रिसीव हुआ तो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनता। फॉर कमाल ट्रांसफर्ड ए बिल ऑफ एक्सचेंज टू जमाल फॉर गुड परचेज अ वीक बिफोर इट्स मैच्योरिटी। ठीक है, मैच्योरिटी से पहले ट्रांसफर किया, तो यहां तक तो ठीक बन रहा है, प्रॉब्लम कोई नहीं। फिर कह रहा है जमाल न्यू दैट द बिल वाज स्टोलन बाय कमाल, इन गुड फेथ नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि जमाल होल्डर तो है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। क्लियर? फॉर फिफ्थ, अजमल गेव ए प्रोमिसरी नोट टू बशीर। अजमल ने बशीर को प्रोमिसरी नोट दिया। बशीर लॉस्ट द इंस्ट्रूमेंट एंड इट वाज फाउंड बाय हबीब। सबसे आज के पूरे लेक्चर में दो केस स्टडी सबसे अच्छी हैं, एक लास्ट वाली और एक ये। अजमल ने, फिर सुन ले, अजमल ने बशीर को प्रोमिसरी नोट दिया और बशीर से इंस्ट्रूमेंट गुम हो गया, हबीब को मिल गया। ए कैन हबीब रिकवर द अमाउंट ऑन दिस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? अमाउंट रिकवर कर सकता है, लेकिन अगर रिकवर करता है तो लायबल टू ट्रू ओनर है, क्योंकि हबीब होल्डर है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। होल्डर की एंटाइटलमेंट होती है रिसीव मनी की, लेकिन वो अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है तो ट्रू ओनर को लायबल है। बी, हबीब ट्रांसफर द इंस्ट्रूमेंट टू दाऊद फॉर कंसिडरेशन हु डिड नॉट नो दैट इंस्ट्रूमेंट वाज लॉस्ट। फॉर कंसिडरेशन हु डिड नॉट नो इंस्ट्रूमेंट वाज लॉस्ट। कैन दाऊद रिकवर द अमाउंट ऑन इंस्ट्रूमेंट? क्या दाऊद ये अमाउंट रिकवर करवा सकता है? दाऊद होल्डर या होल्डर ड्यू कोर्स? होल्डर इन ड्यू कोर्स है, क्योंकि इसने इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन इसको रिसीव किया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 13, स्टेट वेदर इन ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस द पेमेंट विल बी ट्रीटेड एज पेमेंट इन ड्यू। अब ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स का केस स्टडी आगे। ए बैंकर मेक्स पेमेंट ऑफ ए पोस्ट डेटेड चेक बिफोर द डेट मेंशन्ड ऑन द चेक। जो चेक पे डेट मेंशन थी उससे पहले पेमेंट कर दी बैंक ने, पेमेंट इन ड्यू कोर्स है? नहीं है, क्योंकि ऑन और आफ्टर मैच्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है, जो डेट मेंशन की थी उस डेट पे या उसके बाद पेमेंट करनी चाहिए थी बैंक को, लेकिन बाद में भी ये नहीं कि क़यामत तक जो आ जाए उसको पेमेंट हो जाएगी। 6 महीने बाद, विद इन 6 मंथ्स, जो चेक के ऊपर डेट लिखी है उसके 6 महीने। सेकंड, ड्रॉई ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज मेड पेमेंट विदाउट मेकिंग इंक्वायरी एज टू आइडेंटिटी ऑफ पे। अच्छा, इसमें आपको टर्म्स कुछ थोड़ा मुश्किल लग रही होंगी। एक, ड्रॉई का मतलब क्या होता है? ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ पे। लेकिन हमने एक लाइन पढ़ी थी कल कि अगर बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट विदाउट इंक्वायरी की जाए तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं होती है। तो बताइए, यहां पे उसने कहा कि विदाउट मेकिंग इंक्वायरी पेमेंट की, पेमेंट विदाउट मेकिंग। ड्रॉर और ड्राई क्या है ये मैं आज के लेक्चर में समझाता हूं आपको। ड्राई को छोड़ दे, ड्राई का मतलब यूं समझे कि जिस बंदे ने पेमेंट करनी थी उसने पेमेंट तो की लेकिन विदाउट मेकिंग इंक्वायरी की। पेमेंट वसूल करने वाले से ना पूछा भाई तुम कौन हो, कहां से आए हो, बस इंस्ट्रूमेंट आया पेमेंट कर दी, नेग्लिजेंस है। क्या पेमेंट इन ड्यू कोर्स है? ये नहीं है, शाबाश। थर्ड, ए बैंकर पेड ए चेक विद फॉर्ज सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉर। ड्रॉर का मतलब है अकाउंट होल्डर। ड्रॉर के फॉर्ज सिग्नेचर, फेक सिग्नेचर से पेमेंट हुई, पेमेंट इन ड्यू कोर्स है? नहीं है। अच्छा, इसमें अगर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, विद फॉर्ज सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉर की बजाय लिख देता हूं इंडोर्सर, फिर ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स है। हाँ जी। अब लास्ट क्वेश्चन पास्ट पेपर्स का। सुल्तान ड्रू ए बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन अमजद। सुल्तान ने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया ऑन, यानी अमजद, इसकी पेमेंट किसने करनी है? पार्टी लायबल टू पे कौन है? अमजद। मैं बताया था ना, ड्रा ए बिल ऑन का मतलब होता है अमजद ने। एंड मेड इट पेबल टू बुखारी और ऑर्डर। और सुल्तान ने कहा अमजद को, ए अमजद भैया पेमेंट कर दो बुखारी को और ऑर्डर। ये बिल ऑफ एक्सचेंज है कि प्रोमिसरी नोट है? इसमें एक पार्टी है, दो पार्टी है कि तीन? एक है सुल्तान, एक है अमजद, एक है बुखारी। बुखारी सुल्तान वो जो बिल लिख रहा है, जो ऑर्डर दे रहा है, जो राइट कर रहा है, इसे सुल्तान को लीगल लैंग्वेज में कहते हैं ड्रॉर। ड्रॉर, DRAWER, ड्रॉर। सुल्तान ने ड्रॉ किया बिल ऑफ एक्सचेंज, सुल्तान ड्रॉर है। किस पे ड्रॉ किया? अमजद पे। अमजद ड्रॉई है। ड्रॉई का मतलब जिस पे ड्रॉ किया जाए, जिसने पेमेंट करनी है। ड्रॉर का मतलब क्या? जो लिख रहा है, जो लिख रहा है।
ड्रॉई का मतलब क्या? जिसने पेमेंट करनी है। और तीसरी पार्टी है बुखारी, जिसको पेमेंट होनी है। बुखारी को कहते हैं पेई। पेई का मतलब जिसको पैसे देने, जिसने पैसे वसूल करने हैं, जिसको पेमेंट होनी है। पेई का मतलब ये नहीं जिसने पेमेंट करनी है, ना 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 ना। पेई का मतलब क्या है? जिसको पेमेंट होनी है। पेई का मतलब क्या है? तो बताइए बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज हैं? 3। कौन कौन सी? ड्रॉर, ड्रॉई, पेई। ड्रॉर कौन है? जो बिल को लिखता है। ड्रॉई कौन है? जिसने पेमेंट करनी है। पेई कौन है? जिसको पेमेंट करनी है। अच्छा फर्ज कीजिए मैं लिखता हूं ए अली भाई बशीर भाई को पैसे अदा कर दो 10,000। मैंने लिखा ए अली भाई बशीर भाई को 10,000 अदा कर दो, नीचे लिखता बकलम में खुद, अपना नाम लिख दिया। अब इसमें मैं कौन हूं? ड्रॉर। ये कौन है? और ये कौन है? और ये जो मैंने लिखा है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज की सबसे बड़ी निशानी पता है क्या है? 3। क्या 3? 3। कितने आदमी थे? 3। बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने? 3। अगर 3 नहीं है तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने आदमी होते हैं? 3। जो 3 नहीं तो बिल ऑफ एक्सचेंज 3। अच्छा अब आगे चलते हैं। ये तो मैं ऐसे पार्टी बता, अभी तो कहानी चल रही है। पेबल टू बाई आर ऑर्डर ऑन मैच्योरिटी another person of the same name wrongfully acquired possession of the bill and presented it to Amjad for payment। वो मुझे याद है, काफी पुरानी 20-25 साल पुरानी बात है। हमारे घर के करीब ना काफी जगह थी, खुली जगह थी। तो उस जिस बंदे के नाम पे थी ना, उसका हम नाम इत्तेफाक से, पता नहीं इत्तेफाक था या कुछ उन्होंने चेंज कराया था, इत्तेफाक से उसी के नाम का एक दूसरा बंदा और उसके वालिद का नाम भी वही था। इत्तेफाक की बात है। और उसने फ्रॉड क्या किया, उसके जो लैंड के डॉक्यूमेंट्स थे वो चुरा के उसको सेल कर दिया और दूसरी पार्टी से पेमेंट लेके वो निकल गया। अब बताइए ये क्या आपके ख्याल में अगर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की प्रोविजन को सामने रखें तो ये ट्रांजैक्शन वैलिड? अगर थर्ड पार्टी ने विदाउट एनी नॉलेज ये पेमेंट की हो तो लॉ थर्ड पार्टी को इनोसेंट पार्टी कंसीडर करता है कि गिल्टी? इनोसेंट पार्टी। तो ये ट्रांजैक्शन वैलिड। मिलता जुलता केस अब यहां पे आने लगा है। बुखारी के पास वो इंस्ट्रूमेंट था, उसे सेम नेम का बंदा आया, उसने रॉन्गफुली उस बिल ऑफ एक्सचेंज की पोजेशन एक्वायर किया, उसको चोरी कर लिया एंड प्रेजेंटेड टू अमजद फॉर पेमेंट। और बुखारी असल बुखारी बन के, 2 नंबर बुखारी असल बुखारी बन के पेमेंट लेने के लिए चला गया। अब जैसे अच्छा बताइए बिल ऑफ एक्सचेंज में इंक्वायरी की जाती है कि नहीं की जाती? Amjad, after making due inquiries and being satisfied that the presenter is Bukhari, made payment on the bill। उसने इंक्वायरी की और उसके बाद पेमेंट कर दी। इंक्वायरी की और उसके बाद पेमेंट कर दी। बताइए अंडर द प्रोविजन नेगोशिएशन डिस्कस वेदर अमजद इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी। चूंकि अमजद ने इंक्वायरी करने के बाद पेमेंट की थी इसलिए अमजद की लायबिलिटी पूरी हो गई। अच्छा अब आप मुझे बताइए प्रोफेशनल बॉडी के स्टूडेंट है, इस सिचुएशन को वाइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या सजेशन दे सकते हैं? और ये चेक में ज्यादा आती है प्रॉब्लम कि मुझे फर्ज कीजिए कॉलेज की तरफ से सैलरी का चेक मिला, उसके ऊपर मेरा नाम लिखा होगा मोहम्मद आसिफ। अगर ये चेक कोई चोरी कर लेता है, गुम हो जाता है, और कोई दूसरा इसी ना एक नाम के कई लोग हो सकते हैं, वो बंदा बैंक से पेमेंट निकलवा लेता है, बैंक ने उसे पेमेंट कर दी, क्या ये पेमेंट वैलिड है? ये पेमेंट ड्यू कोर्स है? यस है। इस सिचुएशन को वाइड करने के लिए बताइए क्या किया जा सकता है? ये क्रॉस चेक भी हो तो फिर भी पेमेंट हो जाएगी। क्रॉस चेक में पेमेंट बाद में बंदा लोकेट हो जाएगा, ट्रेस हो जाएगा किसी अकाउंट में, लेकिन पेमेंट तो हो जाएगी ना, बाद में पेमेंट तो हो जाएगी। पेमेंट को रोकने के लिए क्या किया? एक रूल याद रखिएगा, नहीं थंब इंप्रेशन नहीं, सिंपल नाम के आगे ना प्रैक्टिस ये चलती है, आगे आईडी कार्ड का नंबर लिख दें। नेम एक नाम के 2 लोग हो सकते हैं उससे ज्यादा, लेकिन आईडी कार्ड यूनिक नंबर होता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। तो जब आप आईडी कार्ड नंबर लिख देंगे फिर कंफर्म हो गया, गुम भी हो गया ना कभी, तो कोई और इन कैश नहीं करवा सकता। इसलिए खासतौर पर जो बड़ी अमाउंट के चेक होते हैं ना, उनमें आपने अक्सर देखा होगा कि वो नाम के साथ बाजू का आईडी कार्ड का नंबर लिख देते हैं या सन ऑफ वगैरह आगे लिख देते हैं स्पेसिफाई करने के लिए, ताकि रिस्क कम हो जाए। लेकिन फादर नेम लिखने की बजाय, जैसे मैंने आपको बताया एक्सट्रीम केस में चांस कम है, लेकिन मे भी फादर नेम भी सेम हो किसी सिचुएशन में। तो बहरहाल यहाँ पे पेमेंट इन ड्यू कोर्स हो गई। क्लियर? ये थी हमारे असाइनमेंट, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए
आज हम अब कुछ थोड़ा ना इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। आज आपका इंट्रोडक्शन है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के साथ। अच्छा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो चैप्टर है ना, इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के जनरल कंसेप्ट्स डिस्कस करता है। जनरल कंसेप्ट का मतलब वो प्रोविजन जो सारे के सारे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पे एप्लीकेबल है। एक हिस्सा ये डील करता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का दूसरा हिस्सा डील करता है स्पेसिफिक प्रोविजन को। यानी जब आप निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ओपन करें ना, तो उसमें स्टार्ट में लिखा होगा जनरल प्रोविजंस, और फिर वो प्रोविजंस हैं जो कि हर इंस्ट्रूमेंट में अप्लाई होते हैं। फिर आगे लिखा होगा स्पेसिफिक प्रोविजन, चेक। फिर उसके अंदर जितनी भी चीजें डिस्कस हुई हैं वो सिर्फ उस चेक के लिए है। वो वाली प्रोविजन बाकी के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अप्लाई नहीं होती। फिर आएगा बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज वाली हेडिंग के नीचे जो प्रोविजन लिखी है वो सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए, बाकियों के लिए नहीं है। और फिर आएगा प्रोमिसरी नोट। वो वाली प्रोविजन सिर्फ प्रोमिसरी नोट के लिए, बाकियों के लिए नहीं है। हमने अभी तक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो हिस्सा पढ़ा है, बताइए वो जनरल वाला था कि स्पेसिफिक वाला था? जनरल वाला था। अब से ऑनवर्ड हम स्पेसिफिक पार्ट्स की तरफ शिफ्ट होने लगे हैं। यानी जनरल प्रोविजंस हमने पढ़ ली सबकी, अब हम स्टडी करेंगे यानी पहले प्रोमिसरी नोट उसको पढ़ेंगे, फिर बिल ऑफ एक्सचेंज उसको पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद चेक। और इसी तरतीब से पढ़ेंगे, पहले प्रोमिसरी नोट, फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, फिर चेक। प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, फिर चेक। तो अभी तक जो हमने अगले पिछले 3-4 लेक्चर में डिस्कशन की, वो डिस्कशन थी जनरल प्रोविजंस की, यानी ऐसी प्रोविजंस जो कि हर तरह के इंस्ट्रूमेंट में। अब देखिए, हर तरह का इंस्ट्रूमेंट जो है वो फाइल उसकी इंडोर्समेंट हो सकती है। इंडोर्समेंट के हमने रूल्स पढ़े, वो सबके लिए एप्लीकेबल, ऑर्डर बेरर वाला पॉइंट सब। लेकिन अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो स्पेसिफिक होगी। स्पेसिफिक डिस्कशन की तरफ जाने से पहले मैं ये चाह रहा हूं कि आपको डिटेल में अंदाजा हो जाए कि जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की 3 टाइप्स है ना, 3 टाइप्स कौन कौन सी? प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, इनकी डिटेल आपको पता चल जाए। प्रोमिसरी नोट कैसा होता है, इसमें कितनी पार्टीज होती हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज कैसा होता है, इसमें कितनी पार्टीज होती हैं? चेक कैसा होता है, फॉर्मेट इसका, इसमें कितनी पार्टीज होती हैं? तो आज के लेक्चर में हम क्या सीखने जा रहे हैं? तीनों निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के फॉर्मेट और इनमें जो जो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं वो। आज के लेक्चर में हम क्या सीखने जा रहे हैं? बाकी के लेक्चर में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जो तीनों टाइप्स हैं, वो टाइप्स कौन कौन सी हैं, और प्लस इनकी पार्टीज कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट के अंदर 2 पार्टीज होती हैं। एक पार्टी को कहते हैं मेकर और दूसरी को कहते हैं पेई। प्रोमिसरी नोट के अंदर 2 पार्टीज होती हैं, एक मेकर, एक पेई। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉर, ड्रॉई, पेई। ड्रॉर, बाकी आकर की पार्टी उसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूं 1 बाय 1, लेकिन मेन पार्टीज पहले से रखें, ड्रॉर, ड्रॉई और पेई। चेक के बारे में कहा जाता है, चेक इज ए स्पेशल टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक के बारे में ये लाइन याद रखिएगा, चेक के बारे में क्या कहा जाता है? चेक इज ए स्पेशल टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इसका मतलब क्या हुआ कि चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज हैं, चेक में भी नॉर्मली कितनी पार्टीज होंगी? 3, ड्रॉर, ड्रॉई और पे। तो इसका मतलब ये हुआ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कितनी टाइप्स? 3। कौन कौन सी? प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। प्रोमिसरी नोट की कितनी पार्टीज हैं? 2। कौन कौन सी? मेकर और पे। बिल ऑफ एक्सचेंज की कितनी पार्टीज हैं? 3, ड्रॉर, ड्रॉई, पे। चेक की कितनी पार्टीज हैं? चूंकि चेक इज ए स्पेशल टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, तो इसकी भी 3 पार्टीज हैं, ड्रॉर, ड्रॉई, पे। ये बात समझ आ गई। अब हम पहले फोकस करते हैं प्रोमिसरी नोट के ऊपर। प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट जैसा कि नाम से जाहिर है, यह है ऐसा नोट जिसमें प्रॉमिस टू पे है, वादा किया जाता है पेमेंट करने का। जैसे सुनिएगा, मैं इनको रिटर्न फॉर्म में लिख के देता हूं, आई विल पे यू ₹20,000 या आई प्रॉमिस टू पे यू ₹50,000। प्रोमिसरी नोट में ना अक्सर लफ्ज प्रॉमिस आता है, लेकिन लाजमी नहीं है। जैसे मैं अगर ये आई प्रॉमिस टू पे यू ₹20,000, ये भी वही है, और आई विल पे यू ₹20,000, इसका भी मतलब वही है। लेकिन नॉर्मली जब आप खुद से ड्राफ्ट करें ना, तो अपने प्रॉमिस का वर्ड लिखना करना, लेकिन इस ज़हन में रखिएगा लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं। प्रोमिसरी नोट की असल पहचान ये नहीं है कि उसमें वर्ड प्रॉमिस आ रहा होगा, वो बात नहीं भी आता। प्रोमिसरी नोट की असल पहचान है उसमें आदमी 2 होंगे,
एक होगा मेकर और एक होगा पेई। अब अगर आपसे कोई कहे कि प्रॉमिसरी नोट की दो पार्टीज हैं, एक प्रॉमिसर एक प्रॉमिसी, तो सही कह रहे क्या गलत? हालांकि है वही, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की टर्म्स है। हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टर्म्स को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में यूज नहीं कर सकते। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कौन सी टर्म यूज होंगी? मेकर और पेई। अब ये आपके सामने है निगोशिएबल, ये प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी नोट। अच्छा, इसके ऊपर ये प्रॉमिसरी नोट आपने बनाना सीखना है, ये जेल में रखिएगा। इसलिए इसे इस नियत के साथ देखिए और समझे कि कल को आपको खुद भी बनाना पड़े तो आप बना सके। ये है प्रॉमिसरी नोट, इसमें सबसे ऊपर डेट है। ये डेट कौन सी है भला? आज की डेट, जिस दिन ये इंस्ट्रूमेंट लिखा जा रहा है। प्रॉमिसरी नोट जिस दिन लिखा जा रहा है, ये आज की डेट। आज 30 होने हैं। अच्छा, आप देखें आगे क्या लिखा है। ऑन डिमांड, जब डिमांड करोगे, आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर अनस, मैं मिस्टर अनस को पे करता हूं। जब डिमांड करेगा अनस, मैं वादा करता हूं अनस को पे करूंगा 500 रुपीज, 500 रुपीज फॉर वैल्यू रिसीव्ड। अच्छा, फॉर वैल्यू रिसीव्ड ना फॉर्मेलिटी होती है, इसका मतलब है फॉर कंसीडरेशन रिसीव्ड, यानी इसके बदले में मैंने कंसीडरेशन वसूल कर ली है। ये फॉर्मेलिटी होती है। ये अल्फाज लिखे या ना लिखे, बेहतर होता है लिख देना चाहिए। अल्फाज लिखे हो ना, जरा ज्यादा प्रोफेशनल लुक आती है इंस्ट्रूमेंट की। वरना अगर यहां तक भी होता ना, यहां तक भी, तो फिर भी ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट था। ठीक है। डिमांड, आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर अनस सम ऑफ रुपीज 500 फॉर वैल्यू रिसीव्ड। नीचे है रेवेन्यू स्टैंप। रेवेन्यू स्टैंप का मतलब क्या है? अमाउंट वाली स्टैंप लगाते हैं ना, बताया था ना। अगर बड़ी अमाउंट का प्रॉमिसरी नोट हो तो ज्यादा स्टैंप्स लगेंगी, अगर छोटी अमाउंट का प्रॉमिसरी नोट हो कम स्टैंप्स लगेंगे। स्टैंप लगेगी, साइन कर दिया मिस्टर वलीद ने, ठीक है, ये मिस्टर वलीद के साइन है और नीचे उसका एड्रेस है, गार्डन। और ये है 2, किसको मिले ये इंस्ट्रूमेंट किसको मिले? मिस्टर अनस को मिले, ये उसका एड्रेस है। क्लियर? अच्छा, इसको एक दफा ना गौर से पढ़ लें, फिर मैंने आपसे यही 2-3 लाइनों में कुछ क्वेश्चन पूछना है, इसको एक दफा गौर से पढ़ लें। क्लियर? कुछ क्वेश्चन? मेरा पहला क्वेश्चन, ये बेयरर इंस्ट्रूमेंट है या ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है? कैसे पता चला ऑर्डर है? ऑर्डर का लफ्ज तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन सिर्फ नाम लिखा हो तो भी इसका ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। अगर इसमें लिखा होता मैंने आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर अनस और ऑर्डर, अगर लिखा होता मिस्टर अनस और बेयरर, और अगर बेयरर लिखा होता तो भी बेयरर इंस्ट्रूमेंट। तो ये बेयरर इंस्ट्रूमेंट है। डिमांड इंस्ट्रूमेंट है या टाइम? डिमांड इंस्ट्रूमेंट है। कैसे पता चला? देखा? अच्छा, क्या होता तो टाइम इंस्ट्रूमेंट बन जाता? टाइम। अगर लिखा आई प्रॉमिस टू पे ऑन 15 अगस्त, तो आई प्रॉमिस टू पे आफ्टर 3 मंथ्स। अच्छा, आफ्टर 3 मंथ्स कहां से शुरू होते? 30 दिन से। क्लियर? अच्छा, इस पे ये ज़हन में रखिएगा, स्टैंप लाजमी। स्टैंप के बगैर अगर आप किसी को ये देंगे ना, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बन सकता। स्टैंप लगा के देना, या उस बंदे को चाहिए स्टैंप लगा ले। साइन कर दिया, सोच के बताइए, क्या इसके ऊपर स्टैंप लगना लाजमी है? इसके ऊपर साइन कितनी पार्टीज के हैं? कितनी पार्टीज का साइन है? पार्टीज 2 हैं। जो मेकर लिख रहा है आई प्रॉमिस टू पे। इसमें याद रखिए, मेकर जो होता है ना, ये वादा करता है कि मैं पैसे अदा करूंगा, यानी जो लिख रहा होता है ना वो मकरूज है। जो लिख रहा होता है ना, जो देनदार है ना, प्रॉमिसरी नोट हमेशा वो लिखता है। प्रॉमिसरी नोट हमेशा वो लिखता है, यानी डेटर लिखेगा जिसने पैसे देने हैं प्रॉमिसरी नोट। जिसने पैसे लेने हैं ना, वो प्रॉमिसरी नोट नहीं लिखता। प्रॉमिसरी नोट कौन लिखता है? पैसे देने। इसमें इसका मतलब है वलीद ने अनस को पैसे देने थे, अनस ने पैसे वसूल करने। चलिए, वलीद को नाम दिया जाता है मेकर का, और अनस को जिसको पेमेंट होनी है। क्लियर? ये आपको पता चल गया, ये आपने पहचान लिया ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है या बेरर।
आपने पहचान लिया डिमांड इंस्ट्रूमेंट है कि टाइम इंस्ट्रूमेंट। क्या आप ये पहचान सकते हैं प्रॉमिसरी नोट है कि बिल ऑफ एक्सचेंज? कैसे पता चला? दो आदमी, एक वलीद और दूसरा अनस, ये जहन में रखिएगा। अच्छा है दो, अगर अनस चाहे तो इसको इंडोर्स कर सकता है। अगर इंडोर्स करेगा ना, ये स्पेशल केस है जो आगे बता रहा हूं, तो इसमें पार्टीज ऐड होती जाएंगी। जितनी दफा इंडोर्समेंट होगी कोई ना कोई नई पार्टी उसमें ऐड होगी, लेकिन इससे हमारा बेसिक रूल नहीं बदलेगा कि प्राइमरी पार्टी दो है। प्राइमरी पार्टी मतलब जिस वक्त प्राइमरी पार्टी से मराद जिस वक्त इंस्ट्रूमेंट इशू हुआ था फर्स्ट टाइम, उस वक्त कितनी पार्टी थी, वो दो ही रहेंगी। इंडोर्समेंट में तो आपको पता है वो जितनी इंडोर्समेंट करेंगे उतनी पार्टी ऐड होती जाती है। भैया क्लियर हो गया? तो अहम चीज, दो चीजें ध्यान में रखना है प्रॉमिसरी नोट में सबसे अहम, ये आपको एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। पहली चीज ये, प्रॉमिसरी नोट में दो पार्टीज होती हैं, मेकर और पेई, सिर्फ तीन पार्टीज नहीं, सिर्फ दो पार्टी। और दूसरी बात, प्रॉमिसरी नोट वो बंदा लिख रहा होता है जिसने पैसे देने हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज है? तीन, ड्रॉर, ड्रॉई एंड पेई। ड्रॉर, और इसमें जो बंदा लिख रहा होता है वो नहीं है जिसने पैसे अदा करने हैं, वो है जिसने पैसे लेने हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज को कहा जाता है ये ऑर्डर टू पे है, प्रॉमिसरी नोट के बारे में कहा जाता है ये प्रॉमिस टू पे है। तो जिसने पैसे देने हैं वो प्रॉमिस टू पे करेगा, लेकिन जिसने पैसे लेने हैं ऑर्डर टू पे करेगा। इसका मतलब ये हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टीज हैं, एक वो जिसने पैसे लेने हैं, एक वो जिसने देने हैं, और एक जिसको दिए जाएंगे। यानी पैसे लेने वाला और है, पैसे दिए किसी और को जाए। जैसे फर्ज कीजिए इन भाईजान ने मेरे पैसे देने हैं, अब जरा केस स्टडी सॉल्व कीजिएगा। इन भाईजान ने मेरे पैसे देने हैं, मैंने कहता हूं भाई लिखत पढ़त कोई करो, जुबानी कलामी थोड़ी चलेगा। उसने कहा ठीक है सर, किसको पैसे अदा करने? मैंने कहा मुझे। ये जो इंस्ट्रूमेंट लिखेंगे वो क्या होगा? वो प्रॉमिसरी नोट। दो पार्टीज हैं। अच्छा मैं इन्हें कहता हूं यार मैं पैसे जो है ना आपने उनको देने हैं, इनको देने हैं। अच्छा फर्ज कीजिए ये दरमियान में मैं चाहता हूं दरमियान में मेरा नाम ना आए। इन्होंने अब जो इंस्ट्रूमेंट लिखना उसमें सिर्फ इनका नाम होगा कि मैं पैसे अदा करूंगा, किसको? इनको। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा? ये भी प्रॉमिसरी नोट। अब सुनिए, लेकिन मैं ये कहता हूं नहीं, तीन पार्टीज को इन्वॉल्व होना चाहिए, मुझे भी होना चाहिए। अब जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो कौन सा होगा? बिल ऑफ एक्सचेंज। और बिल ऑफ एक्सचेंज याद रखें, जिसने पैसे अदा करने हैं वो नहीं लिखेगा, जो क्रेडिटर था, जिसने पैसे लेने थे वो लिखेगा। और इसमें एक मेरा नाम होगा, मैं ऑर्डर कर रहा हूंगा, ए अली भाई पेमेंट करो, किसको? बशीर को। ठीक है, यानी ओरिजिनली मैंने पैसे लेने थे, लेकिन मैंने आगे इसको पैसे देने थे, तो मैंने इसको क्या कहा कि बजाय कि तुम मुझे पैसे दो और मैं इसको पैसे दूं, मैं इसको क्या ऑर्डर कर रहा हूं कि ये डायरेक्टली ये बशीर को पैसे दे दे। अब इसमें मैं जो इंस्ट्रूमेंट लिखेगा कौन? मैं। ड्रॉर इंस्ट्रूमेंट लिखेगा, ड्रॉई नहीं लिखेगा, ड्रॉर इंस्ट्रूमेंट लिखेगा। यानी बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज हुई? और इंस्ट्रूमेंट लिखेगा कौन? जिसने पैसे लेने, डेटर के क्रेडिटर, देने वाला के लेने वाला। ये ऑर्डर टू पे है। अब जरा देखते हैं इसकी भी वर्डिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये देखें बिल ऑफ एक्सचेंज, सबसे ऊपर क्या डेट? ये कौन सी डेट है जिसने लिखा है? अब जरा देखिए 3 months आफ्टर साइट, जब दिखाया जाए तुम्हें उसके 3 महीने के बाद, पे मिस्टर एबीसी को पे कर दो 1000 रुपया फॉर वैल्यू रिसीव जो फॉर्मेलिटी है। अब इसमें बताइए मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि ऑर्डर दे रहा हूं? ऑर्डर दो। 3 महीने बाद जब इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे सामने आए, 3 महीने बाद पैसे दो एबीसी को, 3 महीने बाद पैसे दो एबीसी को। मैं ड्रॉर ऑर्डर कर रहा है ड्राई को कि वो 3 महीने के बाद पैसे दे पेई को। ड्रॉर ऑर्डर कर रहा है ड्रॉई को कि वो पेमेंट करे 3 महीने बाद पेई को। ठीक है, इंटरेस्टिंगली इसमें कितनी पार्टीज के साइन आएंगे? एक नहीं, 2। अच्छा मेरे साइन तो आएंगे क्योंकि मैं लिख रहा हूं, ड्रॉई के साइन क्यों आएंगे भला? लॉ ये कहता है ड्राई के साइन मैंने इसलिए जरूरी करार दिलवाए हैं दूसरे के, ताकि ऐसा ना हो कि कोई झूठ मूठ के ही बिल बना के दूसरों को देता रहे। जब देखें मैं अगर इनको ये कहता हूं कि आप एबीसी को
अमजद भाई, अली भाई, बशीर भाई को पैसे अदा करने हैं, ये मैंने लिखा, इसकी कोई हैसियत नहीं है जब तक ये एग्री ना करे हाँ मैं दूंगा पैसे, जब तक ये एग्री ना, जब तक ये एक्सेप्ट ना करे, साइन ना करे। साइन करने का मतलब एक्सेप्ट करना है। तो हमेशा जहन में रखिएगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होंगी। 3 पार्टीज, कौन कौन सी पार्टीज? ड्रॉर। अब ये लिखा किसने है? अच्छा ये जहन में रखिएगा, ड्रॉर किधर है, ड्रॉई किधर है, पेई किधर है। जो प्रोमिसरी नोट था ना, इसमें मेकर नीचे था और पेई का नाम एक ऊपर और नीचे, इसका लेफ्ट साइड में इसका एड्रेस, इसका एड्रेस। बिल ऑफ, अच्छा यहां पे ये नहीं आपने सोचना 3 नाम है, ये और ये एक ही है, ये और ये एक ही है। यहां पे 3 नाम है। ड्रॉर हमेशा राइट साइड में, ड्रॉई हमेशा लेफ्ट साइड में, पेई हमेशा ऊपर सेंटेंस में। इसमें ये इंस्ट्रूमेंट मुझे बताइए बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा किसने है? ड्रॉर ने, XYZ ने। किसको लिखा है? ड्रॉई को, MNO को। पैसे किसको अदा करने हैं? पेई को, ABC को। अच्छा इसमें मैंने तो साइन कर दिया, क्या इसमें ड्रॉई के साइन होने चाहिए? ये अहम कंसेप्ट है, जहन में रखिएगा। इसमें ड्राई के भी साइन होने चाहिए, क्योंकि जब तक ड्राई एक्सेप्ट नहीं करेगा अपनी जिम्मेदारी को, इस बिल ऑफ एक्सचेंज की हैसियत नहीं है कोई कानूनी। इसकी बेस पे अगर ड्राई साइन ना, अब सुनिए जरा सुनिए, अगर ड्राई साइन कर देना इस बिल ऑफ एक्सचेंज को, इसका मतलब है ड्राई एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरी जिम्मेदारी है पेमेंट करनी है, और ड्राई पेमेंट करेगा। अगर ड्यू डेट पे ड्राई पेमेंट नहीं करता ना, तो ABC ड्राई के खिलाफ केस कर सकता है, ड्राई के खिलाफ केस कर सकता है, मेरे खिलाफ भी, इसके खिलाफ भी, ड्रॉर के खिलाफ भी कर सकता है। लेकिन और अगर ड्राई, अब केस स्टडी का क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा और ड्रॉई ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं करने से मुराद साइन नहीं किए, ABC किसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है? इसके खिलाफ नहीं। इसलिए याद रखें, एक कंप्लीट बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए जरूरी है कि ड्रॉर के साथ ड्रॉई के भी साइन हो। कुछ समझ है? स्टैंप लगी होगी? बिल्कुल लगी होगी। चेक के अलावा सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रॉमिसरी नोट, इसके ऊपर स्टैंप लगी होती है। 2 पार्टीज, 3 पार्टीज हो गई बिल ऑफ एक्सचेंज की। अच्छा अब आपको यह समझ आया, प्रॉमिसरी नोट में मैंने मेकर और पेई तो लिखा है, इंडोर्सी क्यों लिखा है? क्योंकि स्पेशल केस में एंडोर्समेंट, लेकिन वो प्राइमरी पार्टी जो होगी ना, फर्स्ट टाइम इशू हुआ, वो यही होंगी मेकर और पेई, वो तो बाद में ऐड होगी। तो जिस वक्त बिल ऑफ एक्सचेंज बन रहा है उस वक्त प्राइमरी पार्टी कितनी होगी? 3, ड्रॉ, ड्राई और पेई। हाँ पेई अगर आगे किसी को ट्रांसफर कर देता है तो इंडोर्सी ऐड होते जाएंगे, लेकिन ओरिजिनल पार्टी 3 ही है। हाँ ड्राई को, अच्छा जरा गौर से सुनिएगा, जब इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्टेंस से पहले ड्राई को ड्राई कहा जाता है, एक्सेप्टेंस से पहले ड्राई को क्या कहा जाता है? ड्राई। एक्सेप्टेंस के बाद ड्राई को ड्राई एंड एक्सेप्टर कहा जाता है। एक्सेप्टेंस के बाद इसका एक और नाम आ गया, एक्सेप्टर। वे एक्सेप्टर भी तो है, ठीक है? ड्राई या ड्राई कह ले एंड एक्सेप्टर कह ले। लफ्ज एक्सेप्टर से यह पता चलता है कि इसने साइन कर दिए होंगे। क्लियर? अच्छा आप मुझे बताइए चेक में कितनी पार्टीज होंगी? 3। कौन? चेक इज ए स्पेशल टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, तो इसमें कितनी पार्टीज होंगी? 3। कौन सी? ड्रॉर, ड्रॉई, पेई। अच्छा सोच के बताइए ड्रॉर कौन होगा? एक मिनट हरे, मैंने पहले एग्जांपल, मैंने चेक लिखा इन भाईजान को, चेक अपना, साइन अपने किया, नीचे लिखा पे टू अली भाई, अली भाई को चेक दे दिया, ए अली भाई UBL में जाके पेमेंट ले लो। इस इंस्ट्रूमेंट में कितनी पार्टीज हैं? 3 पार्टीज हैं। एक मैं हूं, तीसरा बैंक। ड्रॉर कौन है? मैं ऑर्डर दे रहा हूं। ड्राई कौन है? ड्राई बैंक। ये क्या हुआ? ड्राई कौन है? बैंक। नहीं ऐसे ना करें, ड्राई कौन है? बैंक, क्योंकि मैं बैंक को ऑर्डर कर रहा हूं कि पेमेंट करे। और पेई कौन है? ये भाई। अच्छा अब एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, अगर स्टेटमेंट समझ आ गई तो बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में फर्क समझ आ जाएगा। इन चेक ड्रॉई इज ऑलवेज ए बैंक। इन चेक ड्रॉई इज ऑलवेज ए बैंक।
एग्री करते हैं? तो इसका मतलब है अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में 3 पार्टीज हैं लेकिन तीसरी पार्टी बैंक है। एक और लाइन ना बोल दूं इसी तरह की, ऑलवेज वाले, इन चेक ड्रॉई इज ऑलवेज ए बैंक, ये पहली बात बताई। दूसरी बात, चेक इज ऑलवेज ए डिमांड इंस्ट्रूमेंट, चेक इज ऑलवेज ए डिमांड, क्योंकि जब कभी बैंक के पास जाते हैं बैंक उसी वक्त पैसे देता है, ये नहीं कहता 7 दिन बाद आना, महीने बाद आना, साइट कर दी है ना 3 months आफ्टर साइट आना, बैंक ये नहीं कहता। जैसे ही साइट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं चेक, बैंक क्या कहता है, लाओ इधर अभी पेमेंट लो, सारी चीजें चेक करके सही हो तो पेमेंट कर देता है। भाई का 3 दिन लगा, चले कोई बात नहीं, वो क्लियरिंग का चेक होता है, उसमें वो बैंक की तरफ से नहीं होता, वो किसी दूसरे बैंक का आपने चेक दिया, इस वजह से 3 दिन लगाता है। चलिए, तो ये अब मुझे बताइए, क्या प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में फर्क समझ आ गया? अच्छा, एक और फर्क भी याद आ गया, चेक की एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज की एक्सेप्टेंस की जरूरत है। ठीक है, यहां पे देखे चेक 5 मिल, अच्छा, और स्टूडेंट के नाम लिखे ना तो 500, 1000 है, सर अदनान का नाम लिखा दो 5 मिलियन, और मेरी तरफ से ना ना ना, भैया ऊपर नीचे करो भाई, मैंने कोई नहीं देने वैसे इतने, लिखे 50 लाख 5 मिलियन। तो ये देखिए, ये चेक, ये मिजान बैंक, ये कौन है, ड्रॉई, ड्रॉर कौन है, और ड्रॉई कौन है, बैंक, और पे कौन है, सरना। शाबाश। 30 जून 2000। अच्छा मुझे बताइए, इस चेक की पेमेंट आज क्या तारीख है, 30 है, आज इसकी पेमेंट हो सकती है 29 जून 2022 को हो सकती है, 29 जून 2023 को हो सकती है, नहीं हो सकती, हाँ 6 महीने तक हो सकती है, उसके बाद नहीं हो सकती। अमाउंट है, सिग्नेचर है, बस ठीक है। हाँ इसमें सिर्फ नहीं, मैं नहीं कर रहा, सॉरी। चलिए कंक्लूजन पे आते हैं जरा भाई, 2 मिनट सिर्फ कंक्लूजन का। बताइए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स। कौन कौन सी टाइप, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। प्रोमिसरी नोट में कितनी पार्टी है, 2, कौन कौन सी, मेकर और पेई। प्रोमिसरी नोट के अल्फाज क्या होते हैं, ऑन, प्रोमिसरी नोट के अल्फाज क्या होते हैं, ऑन डिमांड, आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर नस। ये आपने याद करना है फॉर्मेट, ये आपको एग्जाम में लिखने को कह सकता है, चेक नहीं लिखने को कहेगा, लेकिन फिर भी एहतियातन देख लें, वो आपको प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करने को कह सकता है। तो यहां पे मुझे बताइए कि प्रोमिसरी नोट की वर्डिंग क्लियर होगी आपको। अच्छा, बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज हैं, 3, कौन कौन सी, ड्रॉर, ड्रॉई, पे। अच्छा, चेक में कितनी पार्टीज हैं, पहले ध्यान में रखे, बिकॉज चेक इज ए स्पेशल टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, देयरफॉर इसमें भी 3 पार्टीज हैं, कौन कौन सी, ड्रॉर, ड्रॉई, पे। अच्छा, आपने ये नहीं सोचना अगर चेक की पेमेंट खुद लेने चले जाए तो, वो इसका मतलब है ड्रॉर भी आप है, पे भी आप है, ठीक है, वो भी एक तरह से 3 ही समझे उसको। तो ड्रॉर, ड्रॉई और पे। लेकिन चेक कैसे फर्क है बिल ऑफ एक्सचेंज से, चेक में हमेशा जो ड्रॉई होगा वो बैंक होगा, चेक में एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती, और चेक हमेशा पेएबल ऑन डिमांड होता है। क्लियर हो गए? अच्छा, अब आगे ना, यहाँ पे अब चूंकि ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, अब आपने कल खास तौर पे प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, बल्कि कल सिर्फ प्रोमिसरी नोट की बात कर लेते हैं, ज्यादा बर्डन नहीं डालता। आपने प्रोमिसरी नोट का ड्राफ्ट 3 दफा बना के लाना है, प्रोमिसरी नोट का ड्राफ्ट कल 3 दफा। ये आपकी होम असाइनमेंट है, होम असाइनमेंट है, नहीं ये तो है, ये छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन है, ऐसे ना करें, 2-3 क्वेश्चन है। प्रोमिसरी नोट का फॉर्मेट कल कितनी दफा बना के लाना है, 3 दफा। एग्जाम में टेस्ट करते हैं इसलिए बनवा रहा हूं, ठीक है। कल फिर प्रोमिसरी नोट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह।